So today we will begin with section 6.2 of the Biledo book. In this section we have to study alternating series. In section 8.2 of Denlinger we have already studied series of positive terms जिनके लिए हमने tests of convergence, रेशो टेस्ट, nth रूट टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट, ये सारे टेस्ट पढ़े थे और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करे थे. बट द कंडीशन वाज दैट द टर्म्स ऑफ द सीरीज शुड बी पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव. इन दिस सेक्शन वी विल टॉक अबाउट ऑल्टरनेटिंग सीरीज. और ऑल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है? जिस सीरीज, ऑल्टरनेट वर्ड मीन्स एक छोड़ के एक, तो जिस सीरीज में एक टर्म का साइन पॉजिटिव हो और दूसरी का नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, जैसे a1 माइनस a2 plus a3 minus a4 plus a5 minus a6 and so on. of course जहाँ पर an सारे पॉजिटिव हैं, तो ये जो सीरीज जिसको हम ब्रीफ अगर समेशन फॉर्म में लिखें तो सिग्मा माइनस वन टू द पावर n प्लस वन इंटू an, n गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. तो जब n 1 होगा तो ये होगा माइनस वन स्क्वायर यानी 1 इंटू a1. So पहली टर्म a1, दूसरी टर्म will be minus 1, a2, minus a2 and so on. So such a series clearly we can see एक टर्म पॉजिटिव है, उसके बाद माइनस साइन के साथ, फिर पॉजिटिव, फिर माइनस a4 and so on. तो इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग सीरीज. अगर हम पहली टर्म को पॉजिटिव ना लेके पहली को नेगेटिव ले लें, जैसे माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस a4, तो ये भी एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज है. For example, if you look at minus 1 plus 1 and so on, ये एक alternating series है. फिर 1 minus half plus 1 by 3 minus 1 by 4 and so on, तो ये भी एक alternating series है. Another example, summation form में sigma n goes from 1 to infinity minus 2 to the power n plus 1. इसमें माइनस को अलग कर दें तो ये हो जाएगा minus 1 to the power n plus 1 into 2 to the power n plus 1. So such a series is known as an alternating series, and we will see how we can check alternating series for convergence. So the test for checking the convergence of alternating series is called alternating series test or Leibniz test, and it is given in theorem 6.2.2. It says that for a alternating series sigma minus 1 to the power n plus 1 an, अगर उसकी जो terms हैं बिना साइन के an plus 1 is less than equal to an, यानी decreasing order में हैं terms, और limit of the nth term is 0, then the result says that the alternating series is convergent. That is, अगर हम इसको सीक्वेंस की टर्म्स में देखें, an की जो इसकी टर्म्स हैं an बिना साइन के, उसको सीक्वेंस an मान लें, तो ये जो सीक्वेंस है वो डिक्रीज कर रही है टू 0, देन दिस सीरीज, ऑल्टरनेटिंग सीरीज इज कन्वर्जेंट. फॉर दिस वी प्रूव अ लेमा. हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है. इस लेमा को पढ़ने से पहले हम ये याद करते हैं कि अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी सारी सब सीक्वेंसेस भी सेम लिमिट को कन्वर्ज करती हैं, पर कन्वर्स ट्रू नहीं है. कन्वर्स ट्रू नहीं है मतलब ऐसा पॉसिबल है कि किसी सीक्वेंस में सब सीक्वेंसेस तो कन्वर्जेंट हैं मगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है. फॉर एग्जांपल माइनस 1 टू द पावर n अगर हम सीक्वेंस देखें तो उसमें दो सब सीक्वेंसेस हैं, 1,1,1 वाली जो कि 1 को कन्वर्ज कर रही है, और दूसरी -1 जो कि -1 को कन्वर्ज कर रही है, पर जो मेन सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं है. अब ये लेमा कहता है कि अगर जो इवन टर्म्स वाली सब सीक्वेंस है और ऑड टर्म वाली सब सीक्वेंस है वो सेम लिमिट को कन्वर्ज करेगी तो मेन सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी और वो भी उसी लिमिट को कन्वर्ज करेगी. सो इवन टर्म्स वाली सब सीक्वेंसेस कौन सी होती हैं? x2, x4, x6 जिसकी टर्म्स है. ऑड टर्म वाली सब सीक्वेंस कौन सी होती है? जिसकी जो टर्म्स हैं वो है x1, x3, x5 and so on. So x2n and x2n minus 1.
दोनों की दोनों अगर सेम लिमिट को कन्वर्ज करेंगी, देन द लेमा सेज दैट xn भी उसी लिमिट को कन्वर्ज करेगा। अब वो -1 टू द पावर n वाली जो सीक्वेंस थी, उसके केस में जो इवन टर्म्स थी वो 1,1,1,1 और वो 1 को कन्वर्ज कर रही हैं। जो ऑड टर्म्स वाली सब सीक्वेंस है वो है -1 -1 -1 और वो -1 को कन्वर्ज कर रही है। ये दोनों अलग अलग लिमिट को कन्वर्ज कर रही हैं और इसीलिए ये वाला लेमा उस पर एप्लीकेबल नहीं है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, ऐसा नहीं है। ये लेमा कहता है कि अगर x2n और x2n-1 सेम लिमिट को कन्वर्ज करेंगी तो सीक्वेंस भी सेम लिमिट को कन्वर्ज करेगा। सो मान लेते हैं x2n और x2n-1 दोनों की लिमिट l है। सो फॉर एनी एप्सिलॉन देयर इज n1 फॉर इवन टर्म वाली सीरीज सीक्वेंस और n2 फॉर ऑड टर्म वाली सीक्वेंस, जो कि डेफिनेशन हमें मिलता है mod x2n minus l less than epsilon for all now 2n, क्योंकि इवन टर्म्स हम ले रहे हैं 2n greater than equal to n1 और यहाँ पर जो इंडेक्स है वो 2n minus 1 है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा for all 2n minus 1 greater than equal to n2। कैपिटल n को अगर हम मैक्सिमम ऑफ n1 n2 ले लें तो 1 and 2 both will be true for all k greater than equal to कैपिटल n, क्योंकि k जब n से बड़ा होगा तो वो n1 से भी बड़ा और n2 से भी बड़ा। सो अगर k n से बड़ा जो है, हम कह रहे हैं k इज ग्रेटर दैन n, तो वो इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। अगर इवन हुआ तो 1 से हमको मिल जाएगा कि x2n minus l will be less than epsilon, right? That is 2n is nothing but k, so mod xk minus l is less than epsilon। अगर k ऑड हुआ तो सेकेंड इनइक्वालिटी से हमको मिल जाएगा x2n minus 1 minus l less than epsilon, यानी mod of xk minus l less than epsilon, यानी दोनों पॉसिबिलिटीज में k चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, अगर k n से बड़ा है तो mod xk minus l is less than epsilon, and this gives us that limit of xk is l or xk tends to l। So let us do the proof of Leibniz theorem। उसमें स्टेटमेंट थी कि an plus 1 is less than equal to an for all n और limit of an is 0, and we have to show that the alternating series is convergent, for which we will show that the sequence of partial sums of the given series is convergent। तो sequence of partial sums है क्या given series की? Sum of Sn is sum of first n terms, यानी Sn is a1 minus a2 plus a3 minus a4 up till the nth term। nth term का साइन क्या है? -1 to the power n plus 1। So what we will do is एक main algorithm हम समझ लेते हैं, then we will go into the details। हम इस सीक्वेंस में दिखाएंगे इसकी इवन टर्म सीरीज सब सीक्वेंस और ऑड टर्म सब सीक्वेंस, यानी s2n और s2n-1 दोनों की दोनों कन्वर्जेंट हैं टू द सेम लिमिट, जिससे आ जाएगा Sn इज ऑल्सो कन्वर्जेंट टू द सेम लिमिट, फॉर विच अब हम दिखाएंगे कि S2n भी कन्वर्जेंट है और S2n-1 भी कन्वर्जेंट है, जिसके लिए हम पहले दिखाएंगे S2n इंक्रीजिंग है और S2n-1 डिक्रीजिंग है। देन वी विल शो दैट बोथ आर बाउंडेड और उससे हमें मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम से मिल जाएगा दैट बोथ ऑफ देम आर कन्वर्जेंट। Then we will show that both of them converge to the same limit, and therefore by the lemma the sequence will also converge to the same limit। So इस algorithm को mind में रख के हम सबसे पहले S2n को increasing और S2n-1 को decreasing proof करते हैं। तो S2n को increasing के लिए हम n plus 1th term और nth term यानी S2n plus 1 और S2n को compare करना है। S2n plus 1 is S2n plus 2. So S2n plus 2 means sum of first 2n plus 2 terms, यानी A1 से लेके पहले A2n तक जाओगे और we know that जो even terms है उनका साइन नेगेटिव है, so A2n के साथ माइनस है, फिर इसके बाद ऑड टर्म है प्लस A2n plus 1 minus A2n plus 2। Now up till this bracket is nothing but S2n, so this is S2n plus A2n plus 1 minus A2n plus
2. नाउ क्लियरली ये वाली टर्म इस टर्म से के बाद आती है. So 2n plus 2 comes after 2n plus 1. So a2n plus 1 is greater than a2n plus 2 because the terms are in decreasing order. So this bracket is positive. So this becomes, that means S2n plus a positive quantity, and therefore this is greater than S2n. S2n में हमने कुछ positive add किया है, so this is greater than S2n. So that means we get S2n plus 1 is greater than equal to S2n, so S2n is increasing. Similarly, when we look at n plus 1th term of the odd term sequence, so वो हो गया S2 n plus 1 minus 1. इसको हमने कंपेयर किया है S2n minus 1 से. उसके लिए हमारे पास S2n plus 1 minus 1 is nothing but S2n plus 1, और 2n plus 1 में दो टर्म्स एक्स्ट्रा हैं 2n minus 1 से, और वो दो टर्म्स हैं minus a2n plus a2n plus 1. Again a2n plus 1 comes after a2n, so a2n plus 1 is less than a2n. That means a2n plus 1 minus a2n is less than 0. So यानी ये है राइट हैंड साइड S2n में से हमने सब्ट्रैक्ट किया है एक नंबर और इसमें ऐड किया एक नेगेटिव क्वांटिटी. So this whole right hand side is less than equal to S2n minus 1. So we get that S2n minus 1 is decreasing. Now we show that S2n and S2n minus 1 are bounded. उसके लिए हम ऑब्जर्व करते हैं a2n plus 1 minus a2n is negative. Why? Because a2n plus 1 is less than a2n as the terms are decreasing. So S2n, which is S2n minus 1 plus the next term, but the next term is even, so there is a minus sign with it. So S2n is S2n minus 1 minus a2n, और ये यानी S2n minus 1 से हमने एक पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट किया है, so it has to be less than S2n minus 1. So that means S2 is to S2 into 1, right? Is less than equal to S2n because S2 is the first term of S2n and S2n is increasing. So monotonically increasing sequence is bounded below by its first term. So S2 is less than equal to S2n, और S2n is less than S2n minus 1 अभी हमने ऊपर प्रूव किया है, और S2n minus 1 जो है वो decreasing है, तो it is bounded above by S1, the first term. So you get that S2n and S2n minus 1 are bounded below as well as bounded above, and therefore by monotone convergence theorem S2n, because it is increasing and bounded, so S2n is convergent. Similarly S2n minus 1 is decreasing and bounded, so S2n minus 1 is convergent. Also if you look at S2n, then S2n is S2n minus 1 प्लस द नेक्स्ट टर्म, और नेक्स्ट टर्म क्योंकि इवन है तो वो है माइनस a2n. सो दोनों तरफ जब लिमिट लेंगे, सो लिमिट ऑफ S2n विल बी लिमिट ऑफ RHS विच इज लिमिट ऑफ S2n minus 1 माइनस लिमिट ऑफ a2n. अभी तक हमने जो गिवन कंडीशन है उसमें हमने nth टर्म की लिमिट 0 है वो यूज नहीं की, तो यहाँ पर हम वो चीज यूज करेंगे. लिमिट ऑफ an 0 मतलब लिमिट ऑफ a2n भी 0 है क्योंकि ये सब सीक्वेंस है an की. So इसकी limit 0, so this becomes limit of 2n minus 1. So that means we have got that limit of even term subsequence and odd term subsequence are equal, and therefore by lemma the sequence is also convergent, and hence the given series is also convergent. Let us see a quick application of the Leibniz test. Consider the alternating series minus 1 to the power n plus 1 by n. So the series is 1 minus half plus 1 by 3 minus 1 by 4 plus 1 by 5 and so on.
So clearly we can see that the odd terms have positive sign, whereas the even terms have negative sign. For all n, an is 1 by n because we keep the sign separate and whatever remains is our nth term. So an is 1 by n. So for Leibniz test, we should have an plus 1 less than an and limit of an should be 0. So let us see what is an. An plus 1. An plus 1 is 1 by n plus 1. 1 by n plus 1 is strictly less than 1 by n. Q because n plus 1 is greater than n. And this 1 by n is nothing but an. So we get an plus 1 is less than an. This is the first condition of Leibniz test. Then we have to check that limit of an should be 0. So limit of an is limit of 1 by n, which is 0. So we conclude by Leibniz test that the series sigma minus 1 to the power n plus 1 an, that is sigma minus 1 to the power n plus 1 by n, because an is 1 by n, is convergent. So we'll take up more examples in the next lecture.